गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। इसी को चलते हमारे कॉलेजेस के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैं कुल गर्ग आपको मैथ की क्लासेज उपलब्ध करा रहा हूँ। कल मैंने आपको क्लास 10th का पार्ट 1 क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट की पार्ट 1 वीडियो अपलोड की थी और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल एनालिसिस की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने वाला हूँ। ये पार्ट 2 है और इस पार्ट में मैं आपको एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 पूरी कवर कराऊंगा। सो प्लीज़ गाइस, ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठिएगा। पेन कॉपी लेके बैठने से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। आप सभी चीज़ों को, जो चीज़ें क्लिष्ट हैं, उनको नोट डाउन करती जाइएगा। तो मैं अपना एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन लेता हूँ, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि यूज स्प्लिट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। मतलब स्प्लिट डिवीजन एल्गोरिथम को आप यूज करके आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो मेरे आगे 3 सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है 135 एंड 255। सेकंड सवाल लिखा हुआ है कि 196 और 38,220। थर्ड सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 867 एंड 255। तो इन तीनों सवालों में से मैं आपको केवल 2 ही सवाल डिस्कस कराऊंगा। एक सवाल आप सेल्फ करने का प्रयास कीजिएगा और मुझे आशा है उस सवाल का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। ठीक है ना? तो चलो मैं आपको सेकंड सवाल समझाता हूँ। 196 एंड 38200। तो इक्विलिट डिवीजन क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले कल मैंने इक्विलिट डिवीजन से आपको सवाल समझाया था। तो इक्विलिट डिवीजन के लिए मैंने आपको बताया था कि इक्विलिट डिवीजन क्या होता है कि ए और बी अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को वो सेटिस्फाई करेंगे। इसके लिए कंडीशन बताई थी कि आर की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल जीरो के इक्वल होती है, जीरो से बड़ी होती है, या लेस देन बी होती है। क्या होती है कि आर की जो मतलब रिमाइंडर होता है वो जीरो के बराबर भी हो सकता है, या जीरो से ग्रेटर होता है, या लेस देन बी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 196 और 38220 का एचसीएफ फाइंड करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखता हूँ कि इसमें से 38220 196 से ग्रेटर है। तो 196 का क्या करते हैं हम, 38220 को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड देने पर हम देखते हैं कि 196 का सबसे पहले डिवाइड हम 382 में देते हैं तो 1 टाइम जाता है, 196 आता है। फिर सब्सट्रैक्ट करने पर आपका 186 आता है और हम 2 उतारते हैं। फिर उसके बाद 196 का जब हम 182 में डिवाइड देते हैं तो 9 टाइम्स आता है और आपका आता है 1764। सब्सट्रैक्ट करने पर आपका 98 आता है और जीरो जब आप उतारते हो तो 196 का डिवाइड देने पर 5 टाइम्स जाता है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ रिमाइंडर आपको जीरो प्राप्त होती है। रिमाइंडर क्या प्राप्त होती है, आपको जीरो प्राप्त होती है। तो इस 38,220 को इक्विलिट डिवीजन लेमा के द्वारा हम क्या लिखते हैं कि 38,222 इक्वल 220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस जीरो। तो इक्विलिट डिवीजन लेमा में क्या होता है कि जहाँ आपकी रिमाइंडर जीरो आती है उस लास्ट स्टेप के डिवीजर को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ 196 क्या आपका डिवीजर है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 867 एंड 255 का एचसीएफ फाइंड करना है इक्विलिट डिवीजन से। वही प्रोसीजर, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो आपने देखा कि 867 255 से बड़ा है, तो हमको क्या करना होगा, 255 से 867 को डिवाइड करना होगा। तो हमने भाग 255 से जब 867 को डिवाइड किया तो 3 टाइम्स बार गया तो आपकी 102 रिमाइंडर आई। तो हम 867 को क्या लिख सकते हैं, 255 इंटू 3 प्लस 102। क्या लिख सकते हैं, 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। इतना लिखने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ रिमाइंडर आपका कितना आता है, यहाँ रिमाइंडर आपका 102 आता है। कितना आता है, 102 आता है, जो जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा। जब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो आपको पता है कि जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो 102 का डिवाइड इस डिवीजर में करते हैं। क्या करते हैं, 102 का डिवाइड इस डिवीजर में करते हैं 255 में।
तो 102 का डिवाइड जब हम 255 में करते हैं तो कितने बार जाता है, 2 बार जाता है। तो 2 टाइम्स जाता है। तो 102 का डिवाइड जब हम 2 बार जाते हैं तो 204 आया और 21 रिमाइंडर आया। तो हम यहाँ एक सॉरी गलती हो गई है कि ये 255 है लेकिन 225 में डिवाइड चल गया है। तो हम यहाँ सबसे पहले काट के सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले यहाँ 225 को काट कर कितना करेंगे, 255 करेंगे। कितना करेंगे, 255 करेंगे। और जब 255 को हम 102 से डिवाइड देते हैं तो कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा और 204 आएगा। रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 51 आएगा। तो आप 255 को क्या लिख सकते हैं, 102 2 इंटू 2 इंटू 51, 102 इंटू 2 इंटू 51। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ भी इस केस में आपको रिमाइंडर 0 फाइंड नहीं हो पाया। जब रिमाइंडर 0 फाइंड नहीं हो पाया तो हम क्या करते हैं कि उस रिमाइंडर के द्वारा डिवीजर को डिवाइड देते हैं। तो डिवीजर आपके पास में क्या है, 102 है और रिमाइंडर क्या है आपके पास में 51 है। तो अब 51 से हम 102 को डिवाइड देंगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब हम 51 से डिवाइड 102 को देते हैं तो आपकी रिमाइंडर कितनी आती है, 0 आती है। कितनी आती है, 0 आती है। रिमाइंडर 0 आती है। तो हम देखते हैं कि 102 को क्या लिख सकते हैं, 51 इंटू 2 प्लस 0। तो जहाँ रिमाइंडर 0 आती है तो जो डिवीजर होता है लास्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम, HCF कहते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा, 51 होगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा HCF निकालने के लिए इक्विलेट डिवीजन लेमा समझ आया होगा। इसी क्रम में हम NCERT बुक का सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में किस तरीके से लिखा हुआ है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपसे ये कहता है इस सवाल में कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो 6q+1 की फॉर्म में होते हैं या 6q+3 की फॉर्म में होते हैं या 6q+5 की फॉर्म में होते हैं, जहाँ q क्या है, आपका एक इंटीजर है। जैसा कि आपसे वो फॉर्म डिस्कस करने की बात करता है कि 6q+1 की फॉर्म होगी या 6q+3 की फॉर्म होगी या 6q+5 की फॉर्म होगी। तो जैसा कि अगर आप q क्वोशेंट है, यहाँ q क्या है, अगर क्वोशेंट है तो जहाँ से आपको क्लियर समझ आ रहा है कि आपके पास में जब हम इक्विलेट डिवीजन लेमा पढ़ते हैं तो इक्विलेट डिवीजन लेमा के द्वारा A इक्वल टू क्या होता है, BQ+R। यहाँ Q क्वोशेंट होता है, B आपका डिवीजर होता है। तो यहाँ B डिवीजर क्या होगा आपका, 6 होगा कि नहीं होगा, B डिवीजर क्या होगा, 6 होगा। तो हम क्या करते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लेते हैं, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो हम A मान लेते हैं और आप B क्या मान लेते हैं, इधर फॉर्म को देखते हुए 6 मान लेते हैं। अब इक्विलेट डिवीजन लेमा के द्वारा हम क्या लिख सकते हैं कि A इक्वल टू 6q+R। अब आपको पता है कि जो R की वैल्यू होती है वो किधर, R की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होती है और लेस देन B होती है, लेकिन हमने B की वैल्यू क्या मानी है, 6 मानी है। B की वैल्यू क्या मानी है, 6 मानी है। तो हमारे पास R 0 से ग्रेटर और इक्वल लेस देन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब R की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 5। अगर सपोज करो कि R की वैल्यू 0 होती, R की वैल्यू क्या होती, 0 होती, तो A की वैल्यू क्या होती, 6q होती। भाई R की जगह 0 लिखेंगे तो A की वैल्यू 6q आएगी। अगर R बराबर 1 होता तो A बराबर कितना आएगा आपका, 6q+1 आएगा। इसी वे में अगर R बराबर 2 होता तो A की वैल्यू क्या आती, 6q+2 आती। R बराबर 3 होता तो A की वैल्यू क्या आती, 6q+3 आती। R बराबर 4 होता तो A वैल्यू कितनी आती, 6q+4 आती। R बराबर 5 होता तो A की वैल्यू कितनी आती, 6q+5 आती। इतना आपकी समझ आया। अब आप देखोगे कि आपका 6q जो है 2 का मल्टीपल है, देख रहे हो आप, 2 इंटू 3q लिख सकते हैं इसे। जैसे ही हम 6q+2 को देखते हैं तो ये भी आपका 2 का मल्टीपल है, इसको 2 कॉमन लेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हम 2 3q+1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम 6q+4 को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो 3q+2 लिख सकते हैं।
तो अगर जो नंबर 2 का मल्टीपल होता है, आपको पता है कि वो इवन होता है। क्या होता है? जो नंबर 2 का मल्टीपल होता है वो नंबर क्या होता है आपका? इवन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6q एंड 6q प्लस 2 6q प्लस 4 आर डिविजिबल बाई 2। तो हम कह सकते हैं कि दैट कैन नॉट बी ए ऑड इंटीजर। तो ये ऑड इंटीजर तो हो नहीं सकते जब 2 से डिविजिबल है। तो जब आपके पास में ये ऑड इंटीजर हो नहीं सकते तो ये ऑड इंटीजर नहीं होगा, ये ऑड इंटीजर नहीं होगा। तो आपके पास कौन कौन से ऑड इंटीजर बचेंगे आपके पास में? 6q प्लस 1 2 से डिवाइड नहीं है, 6q प्लस 3 2 से डिवाइड नहीं है, 6q प्लस 5 2 से डिवाइड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका? ऑड इंटीजर की फॉर्म हो जाएगी। समझ आया होगा आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में लिखा है कि एन आर्मी कंटीजेंट, कंटीजेंट माने होता है टुकड़ी, एक आर्मी की टुकड़ी ऑफ 616 मेंबर्स, जिसमें कितने मेंबर हैं? 616 मेंबर्स की एक आर्मी की टुकड़ी है, इज टू मार्च बिहाइंड टू आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 32 मेंबर्स की आर्मी बैंड के पीछे मार्च करती है। एक आर्मी की टुकड़ी जो 616 मेंबर्स की है 32 आर्मी बैंड के पीछे मार्च करती है इन ए परेड, एक परेड में। मतलब एक परेड होती है, उसमें आगे पहले बैंड होता है, उसके पीछे आर्मी के मेंबर्स होते हैं, मतलब आर्मी कॉन्टीजेंट होती है। तो आर्मी कॉन्टीजेंट में 616 मेंबर्स हैं और आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जो आपके पास में, या आपके सामने दो ग्रुप दिख रहे हैं, एक बैंड का ग्रुप दिख रहा है, एक आपके कॉन्टीजेंट का ग्रुप दिख रहा है। ये दो ग्रुप जो हैं आपके आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या करते हैं? मार्च करते हैं। क्या करते हैं? जो आपको दिख रहे हैं कि आपके 616 मेंबर हों और चाहे आपके 32 मेंबर्स हों, ये दोनों ग्रुप जो हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या करते हैं? मार्च करते हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? वो क्या फाइंड कराना चाहता है कि मैक्सिमम नंबर क्या होंगे कॉलम्स के जिनमें ये मार्च करते हैं, जिसमें ये सेना की टुकड़ी और आर्मी बैंड मार्च करती। तो हमें वो बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड करता है कॉलम्स का। तो जहां हमें बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करना होता है उस केस में हम क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो अगर हम 616 और 32 का एचसीएफ फाइंड करते हैं और इक्वलिट डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हैं, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि 616 ग्रेटर है 32 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 32 से आपको 616 में डिवाइड देना होगा। तो हम डिवाइड देंगे, तो आपने देखा कि 32 से जब हमने डिवाइड दिया तो आपका 19 बार गया, 288 और 8 रिमाइंडर बचा। तो हम 616 को क्या लिख सकते हैं? 32 इंटू 9 प्लस 8। रिमाइंडर आपका जीरो फाइंड नहीं हुआ। जब रिमाइंडर जीरो फाइंड नहीं हुआ तो डिवीजर और रिमाइंडर के द्वारा हम जो डिवीजर था उसमें हम रिमाइंडर से पुनः डिवाइड देते हैं। तो 8 का डिवाइड 32 में देते हैं तो कितने टाइम्स जाता है? 4 टाइम्स जाता है। तो देखते हैं रिमाइंडर जीरो आती है। क्या आती है? रिमाइंडर जीरो आती है। तो 32 को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 4 प्लस जीरो, इक्वलिट डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हो तो रिमाइंडर जीरो है। तो लास्ट डिवीजर क्या आया आपका? 8 आया। तो हम कह सकते हैं एचसीएफ क्या होगा? 8 होगा। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? जो 8 कॉलम होंगे। क्या होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? 8 होंगे। तो आपको मुझे समझ आया होगा, सवाल समझ आया होगा ठीक से। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का 4th क्वेश्चन है। समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? यूज इक्वलिट डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m या 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। इस सवाल में आपसे कहता है कि आपको इक्वलिट डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है और शो करना है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें, या तो वो 3m की फॉर्म में होता है, या तो वो 3m की फॉर्म में होता है, या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। यहाँ जो m है वो क्या है? आपका इंटीजर है। यहाँ जो m है वो क्या है? एक इंटीजर है। अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में आता है? 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आता है। यहाँ जो आपको m दिख रहा है वो क्या है? एक आपके पास में इंटीजर है। कहने का मतलब आप जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कहीं अगर हमको इंटीजर दिखेगा तो हम उसे एक
उसका पर्टिकुलर नेम क्यू एल एम जो कुछ देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमें फॉर्म निकालनी है, फॉर्म को अगर गौर से देखते हैं तो 3m या 3m+1 की फॉर्म में निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म 3m या 3m+1 की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये डिवीजन हमने b बराबर 3 ले लिया और ए भी यानी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और इक्वल डिवीजन लेमा का प्रयोग किया, तो इक्वल डिवीजन लेमा से हम क्या लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है इक्वल डिवीजन लेमा। तो बी की जगह क्या आ जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू 3q प्लस आर। आगे समझते हैं, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 3q प्लस आर। और आपको पता है कि आर की वैल्यू कहाँ होती है, यहाँ पर आर की वैल्यू जो होती है 0 या 0 से ग्रेटर और लेस देन क्या होती है बी होती है। लेकिन बी आपने क्या माना है 3 माना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 0 ग्रेटर देन एक लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन 3। अब आर की वैल्यू आपको समझ आई होगी कि 0 और 3 के बीच में होती है और 0 को इंक्लूड करके होती है। तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। इतनी बात आपके समझ आई होगी। अगर आर की वैल्यू 0 होती, आर की वैल्यू क्या होती 0 होती, तो ए की वैल्यू क्या हो जाती 3q प्लस 0 मीन्स ए इक्वल टू 3q। अब आपका पॉजिटिव इंटीजर क्या निकल आया, क्यू के टर्म में 3q निकल आया। अब लेकिन पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर फाइंड करना है आपको। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर मीन्स 9q का होल स्क्वायर। अब आपसे कहता है कि जो स्क्वायर होता है वो 3m या 3m+1 की फॉर्म में होता है। अगर मैं 9q स्क्वायर में से 3 निकाल दूँ, 9q स्क्वायर में से 3 निकाल दूँ, तो आप देखोगे कि 3q स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई में सेफ बचेगा। अगर ये 3m की फॉर्म होगी, अगर समझना, अगर ये 3m की फॉर्म में जाएगा तो कहने का मतलब 3q स्क्वायर को क्या बनना पड़ेगा, इंटीजर बनना पड़ेगा। भाई 3m में m क्या है, इंटीजर है। अगर मैं 3q स्क्वायर को m लिखूं तो m इंटीजर है, तो 3q स्क्वायर क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, यहाँ q क्या है, कोसेंट है। अब आपको पता है कोसेंट जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं। कोसेंट आपको पता है एक संख्या होती है जो पूर्ण संख्या होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोसेंट क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो जब q इंटीजर है तो 3q स्क्वायर भी इंटीजर होगा। जब 3q स्क्वायर आपका इंटीजर निकल आया तो मैं 3q स्क्वायर की जगह m को पुट कर सकता हूँ क्योंकि m आपका इंटीजर है। इसी तरीके से जब मैं r बराबर 1 पुट करता हूँ तो a इक्वल टू क्या आएगा 3q प्लस 1 आएगा। a बराबर कितना आएगा 3q प्लस 1 आएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 का हो जाएगा। अगर इसका होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ आया होगा। तो अगर मैं 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करता हूँ तो सबसे पहले किसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, a का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर 3q। अगर मैं 3q का होल स्क्वायर करूँ तो 3q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 और q का q स्क्वायर। इसी प्रकार 2a भी होता है तो 2a कितना आपके पास में 3q और b कितना आपके पास में 1। तो 2a भी करूँगा तो कितना हो जाएगा 6q हो जाएगा क्योंकि 2 3 या 6 6 1 या 6। अगला होता है b प्लस बी स्क्वायर, बी कितना 1 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब वो कहता है कि 3m+1 की फॉर्म में हो सकता है या 3m की फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ हम 3m+1 की फॉर्म बना सकते हैं। तो 1 अगर हम सेफ बचा दिया, लास्ट वाला टर्म जो 1 उसको सेफ रख दिया, तो फर्स्ट टू टर्म से अगर 3 कॉमन लें तो आपका 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर बचेगा। 6q में से 3 कॉमन लिया तो आपका 2q बचेगा। तो कहने का मतलब अगर हम इसे 3m+1 की फॉर्म कह सकते हैं अगर आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q क्या हो, एक इंटीजर हो। क्या हो, जो आपके सामने 3q स्क्वायर प्लस 2q जो लिखा है, अगर ये इंटीजर हुआ तो हम 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह m पुट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि q एक इंटीजर है, जब q इंटीजर है तो 3q स्क्वायर प्लस 2q भी एक इंटीजर होगा। तो कहने का मतलब हम 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह m लिख सकते हैं। जब m लिख सकते हैं तो कह सकते हैं कि r बराबर 1 होने पर जो किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m+1 की फॉर्म में होता है और m का यहाँ पर एक इंटीजर है। मैंने यहाँ m की जगह k पुट किया है, कंफ्यूज मत होइएगा।
मैंने एम की जगह यहाँ के ले लिया है, जिससे आपको पता चले कि एम की जगह के भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती। अब वो कहता है आपसे आर बराबर 2 पुट करने पर, क्योंकि आपको पता है कि आर की पॉसिबल वैल्यू क्या थी, 0 थी, 1 थी, 2 थी। अब आर बराबर जब हम 2 पुट करते हैं तो आर बराबर 2 पुट करने पर आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q+2 हो जाएगी। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 3q+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 3q+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर मतलब 9q होल स्क्वायर, फिर होता है 2ab, तो 2a कितना आपके पास में 3q, बी कितना आपके पास में 2, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2ab कितना हो जाएगा आपके पास में 12q प्लस बी का होल स्क्वायर, बी कितना आपके पास में 2, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4। जैसा कि आपको बताया कि या तो 3m या 3m+1 की फॉर्म होती है। अगर मैं 4 से 1 को सेपरेट कर दूं तो 3+1 लिख दूं, 1 सेपरेट हो जाएगी, और 3 को 9q इसके प्लस 12q के साथ लिख दूं, जैसा कि आपको इस लाइन में दिख रहा है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स में अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो 3q इसके प्लस 4q+1 बचेगा प्लस 1। अगर ये पूरा जो टर्म आपके सामने दिखा हुआ है, अगर 3q² प्लस 4q+1 अगर एक इंटीजर हो तो, और आपको पता है कि m एक इंटीजर है, तो मैं इसकी जगह m पुट कर सकता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि q इंटीजर है तो 3q² प्लस 4q+1 क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो मैं इसकी जगह m l भी पुट कर सकता हूँ, मतलब कहने का मतलब आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 3l+1 की फॉर्म हुई, l एक इंटीजर है, जैसे वहाँ 3m+1 कहता है m एक इंटीजर है, ऐसी l भी इंटीजर है। तो हम मन से l भी पुट कर सकते हैं, m भी पुट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं वो 3m या 3m+1 की फॉर्म में होता है, या उसमें m जो होता है वो एक इंटीजर होता है। आशा है आपको ये सवाल समझ आया होगा अच्छे से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके पास में जो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इस सवाल को बड़ी ही बारीकी से समझने की कोशिश करना। इस सवाल में आपके लिए लिखा है कि यूज इक्विलिट डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 या 9m+8। मीनिंग क्या हुआ कि आपको इक्विलिट डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है किस चीज़ के लिए, कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करते हो तो वो 9m की फॉर्म में हो सकता है, या 9m+1 की फॉर्म में होगा, या 9m+8 की फॉर्म में होगा। कहने का मतलब अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है वो 9m की फॉर्म में होगा, या 9m+1 की फॉर्म में होगा, या 9m+8 की फॉर्म में होगा। जैसा कि मैंने अभी इससे पहले जितने भी सवाल कराए हैं उसमें आपने देखा था कि 9m 3m 3m+1 की फॉर्म, तो मैं यहाँ पर b क्या मानता था, डिवीजर क्या मान लेता था, 3 मान लेता था। लेकिन इस सवाल में डिवीजर अगर मैंने 9 माना, तो डिवीजर 9 माना तो आपको पता है कि r की वैल्यू 0 और 9 के बीच में लाई करेगी। तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब इतनी सारी r की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू होंगी। अब इतनी सारी पॉसिबल वैल्यू होने पर तो आपको सवाल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। हमें केवल वो टर्म वो b की वैल्यू वो लेनी है जिसमें आपका क्यूब करने पर 9 बन के आ जाए। तो अगर मैं r की वैल्यू 3 लेता हूँ, r की वैल्यू क्या लेता हूँ, सॉरी, अगर मैं डिवीजन b की जगह 3 ले लेता हूँ तो इसका मतलब इसका क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो कहने का मतलब इसमें 9 है। तो मैं यहाँ पर a कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ और b क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, और इक्विलिट डिवीजन लेमा से a इक्वल टू 3q+r होगा, जहाँ r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 3 के बीच में लाई करेगी। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 हो जाएगी। इतनी बात समझ आई होगी आपके। अब क्या करते हैं, अगर मैं r बराबर 0 पुट करता हूँ तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q। तो कहने का मतलब आपका पॉजिटिव इंटीजर क्या निकल आया, 3q निकल के आया इक्विलिट डिवीजन लेमा से। अब वो कहता है कि इसका क्यूब मतलब a क्यूब मतलब 3q का क्यूब। जब हम 3q का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और q का क्यूब करते हैं तो क्यूब। तो इसमें देखते हैं हम कि 9 अगर हम सेपरेट कर दें तो 3q बचेगा। अगर ये हमको फॉर्म वो कहता है कि 9m 9m+1 और 9m+8 की होती है,
तो m यहाँ एक इंटीजर है, तो जैसे ही अगर 3q इंटीजर हुआ तो हम इसकी जगह m पुट कर सकते हैं। तो 3q इंटीजर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको पता है कि q एक इंटीजर है, तो q एक इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3q इंटीजर होगा। जब 3q इंटीजर हुआ तो इसकी जगह हम कोई एक अनदर इंटीजर भी लिख सकते हैं, तो मैंने उसकी जगह मैंने k इंटीजर लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि aq इक्वल टू 9k की फॉर्म में हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ के क्या है आपका एक इंटीजर है। क्यों के इंटीजर है? क्योंकि उसकी जगह जो 3q था वो भी एक इंटीजर है। इसी तरह से अगर मैं r बराबर 1 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, r बराबर 1 लिखता हूँ, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 3q प्लस 1 हो जाएगा। तो aq कितना हो जाएगा आपके पास में 3q प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा। अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab बी प्लस 3ab²। क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। समझ आया होगा फॉर्मूला। जब इस फॉर्मूले को यहाँ हम अप्लाई करते हैं ए क्यू इक्वल टू 3q प्लस क्यू में 1q में, तो सबसे पहला ए क्यू टर्म, तो ए की वैल्यू कितनी है 3q, तो 3q का क्यू कितना हो जाएगा, 3q का क्यू कितना हो जाएगा, 3 का क्यू 27 और q का क्यू, तो 27 क्यू हो जाएगा। फिर बी क्यू मतलब बी कितना 1 का क्यू मतलब कितना हो जाएगा 1। फिर होता है 3a² बी, 3a² बी, तो ए कितना आपके पास में 3q, a² बी कितना आपके पास में 1, 3 इंटू, अब 3q² कितना हो जाएगा 9q² इंटू 1, मल्टीप्लाई करें तो 1 9 जा 9, 9 3 जा 27 फिर होता है आपका 3ab², ए कितना आपके पास में 3q और b² मतलब b कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 3 जा 3, 3 3 जा 3, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 9q। तो जैसा कि आपसे कहता है कि आपकी 9m की फॉर्म होती है या 9m प्लस 1 की फॉर्म होती है, 9m प्लस 8 की फॉर्म होती है, तो जैसा कि इस सवाल में देखते हैं कि 1 आपका सेपरेट दिख रहा है, तो 1 को सेपरेट लिखेंगे और बाकी बचे कुछ तीनों टर्म को साथ लिखेंगे। तो तीनों टर्म से देखते हैं कि 9 कॉमन आता है, तीनों टर्म से देखते हैं क्या आता है 9 कॉमन आता है। जब 9 कॉमन आता है तो हम क्या 9 कॉमन लेने पर क्या बचता है 3q बचता है, क्या बचता है 3q बचता है, 3q² बचता है और q बचता है। अगर ये एक इंटीजर हो जाए पूरा, अगर ये एक इंटीजर हो जाए पूरा, तो हम इसकी जगह एक इंटीजर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि q एक इंटीजर है, तो ये पूरा नंबर जो होगा एक इंटीजर कहलाएगा। तो इसकी जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, l रिप्लेस कर दिया। तो l रिप्लेस करने से क्या हुआ कि इसकी फॉर्म क्या हो गई 9l प्लस 1 हो गई। l किसकी जगह रिप्लेस किया है, वो एक इंटीजर है, तो l भी एक इंटीजर बन जाएगा। तो कहने का मतलब उसकी फॉर्म 9m प्लस 1 की भी है। अब उसका आखिरी बचता है कि 9m प्लस 8 की फॉर्म भी हो सकती है। उसको समझने के लिए हमारे पास r की जो पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 थी, उसमें r की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3q प्लस 2 हो जाएगी। जब a की वैल्यू 3q प्लस 2 हुई, ये इधर से रख के नहीं जा सकता शायद, तो a की वैल्यू 3q प्लस 2 हो जाएगी। तो a q बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यू हो जाएगा। जब 3q प्लस 2 का होल क्यू को हम खोलते हैं तो आपको पता है a q होता है, तो 3q का होल क्यू कितना हो जाएगा 27q। फिर होता है b कितना आपके पास में 2, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8। फिर होता है 3a² b, 3a कितना आपके पास में 3q का स्क्वायर a² b कितना आपके पास में 2, तो 3q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q² इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 9 2 जाएगा 18, 18 इंटू 3 जा 54q²। इसी तरीके से होता है 3ab², 3a कितना आपके पास में 3q, b कितना आपके पास में 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36q। जैसा कि आपको समझ आया होगा इस टर्म में यहाँ। तो
आपसे कहता है कि 9m या 9m+1 या 9m+8 की फॉर्म में होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि 8 यहाँ बिल्कुल कॉमन है, 8 क्या यहाँ कॉमन है, 8 बिल्कुल सेपरेट दिख रहा है। तो 8 को सेपरेट लिख देंगे, बाकी बच्चे कुछ टर्म को साथ लिख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 27 क्यू प्लस 54 क्यू² प्लस 36 क्यू। 8 को हमने सेपरेट लिख दिया। फिर फर्स्ट टर्म्स में से देखते हैं कि 9 कॉमन लेने पर आपका क्या टर्म बचता है 3 क्यू प्लस 6 क्यू² प्लस 4 क्यू प्लस ओवर ऑफ 8। अगर ये टर्म जो 3 क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस अगर एक इंटीजर हो जाए तो इसकी जगह मैं m इंटीजर को रिप्लेस कर सकता हूँ, और आपको पता है कि q एक इंटीजर है। तो कहने का मतलब इसकी जगह में हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये फॉर्म क्या हो जाएगी 9m+8 हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का हम क्यूब करते हैं तो 9m 9m+1 9m+8 की फॉर्म में हो सकता है। यहाँ m क्या हो एक इंटीजर हो, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया कि 9k की फॉर्म होगी, 9l+1 की फॉर्म होगी, 9m+1 की 8 की फॉर्म होगी। यहाँ KLM इंटीजर है तो हम तीनों की जगह एक m इंटीजर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ये सवाल समझ आया होगा, आशा है मेरा ये आपको हैंड प्रूफ ठीक से समझ आया होगा। मेरी तरफ से आपकी एक्सरसाइज 1.1 NCERT की कंप्लीट हो गई है। आगे की एक्सरसाइज को समझाने से पहले, उनके कंसेप्ट को समझाने से पहले हम कल मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखकर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है 8445654900। क्या है 8445654900। इस नंबर को आप नोट कर लें। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है, किसी भी प्रकार की चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक करने का आपके लिए टाइम है। इससे ज़्यादा टाइम आप कॉल नहीं कीजिएगा और बेहतर तैयारी कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं। आपकी शिक्षा का बिल्कुल नुकसान ना हो, आपकी स्टडी का बिल्कुल नुकसान ना हो, इसलिए हम लाइव क्लासेज आपको प्रॉपर वे में उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।